कहानी जनतंत्र की। जी हाँ, मैं रोशन शर्मा आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने नए एपिसोड कहानी जनतंत्र की। आज इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी का प्रसारण किया जा रहा है और आज हम चर्चा करेंगे भारतवर्ष के महान सपूत, शांति के पुजारी, देश के दूसरे प्रधानमंत्री, महान गांधीवादी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री भारतीय राजनीति के एक ऐसा चरित्र जो गांधी के अनुयायी होने के साथ साथ मनसा, वाचा और कर्मणा के प्रतिपादक थे। आपने अपने जीवन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के वाराणसी, अपितु यूं कहे कि मुगल सराय से शुरू कर दिल्ली के रायसीना हिल्स पे पहुंचकर भारतवर्ष का नेतृत्व उस समय किया जब यह राष्ट्र वाकई में संकट से गुजर रहा था। वह संकट चाहे सामरिक रूप से हो, वह संकट चाहे भोजन खाद्यान्न की रहा हो या फिर दूध की किल्लत ही हो, इन सब से निपटने के लिए शास्त्री जी ने अपने लगभग 1.5 वर्ष के प्रधानमंत्रित्व काल में इस देश के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित करने का काम किया था। आपका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, जबकि आपका देहावसान 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उस समय के सोवियत गणराज्य रूस, वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद शहर में हुई थी। कैसे हुई थी उसकी चर्चा हम लोग अपने एपिसोड के उत्तरार्ध में करेंगे। बहरहाल, हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था कि भारत के आज़ादी के बाद लगभग 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी का कार्यकाल, नेहरू का कद, नेहरू का ऑरा राष्ट्रीय फलक पे एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक वट वृक्ष की तरह था। वह एक प्रतिमान थी, वह एक लकीर थे और अंतिम दिनों में नेहरू को यह महसूस हुआ कि उन्हें उनकी सहायता करने के लिए किसी अक्षत, ईमानदार, योग्य, काबिल, आदर्शवादी व्यक्ति की आवश्यकता है। ऐसे में उन्होंने शास्त्री जी को अपने पीएमएस प्रधानमंत्री सचिवालय में मंत्री के रूप में लाया। ज्ञात हो कि शास्त्री जी उससे पहले भी एक बार रेल मंत्री रह चुके थे, लेकिन एक रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। बहरहाल, अपने जीवन के दूसरे चरण में शास्त्री जी को प्रधानमंत्री सचिवालय में, यहाँ मैं प्रधानमंत्री सचिवालय का जिक्र 2 बार इसलिए किया हूँ कि यह वह शास्त्री थे। प्रधानमंत्री शास्त्री ने वर्ष 1965 में यह एश्योर किया कि प्रधानमंत्री सचिवालय की जगह पे प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस किया जाए, और वह परिपाटी पिछले 6 दशक से अहर्निश रूप से चली आ रही है। उससे पहले प्रधानमंत्री सचिवालय हुआ था। तो प्रधानमंत्री नेहरू के साथ शास्त्री जी ने बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में नेहरू के कार्यों को आसान करने का काम किया था। 27 मई 1964 का वह क्रूर दिन, जिस दिन भारत ने अपने ऋतुराज को खो दिया, पंडित नेहरू को खो दिया था, उसके बाद इस देश में एक वैक्यूम बच गया। हु आफ्टर नेहरू, जैसे कि एक प्रश्न आया था, हु आफ्टर गांधी। नाउ देयर वाज $1 बिलियन क्वेश्चन, हु आफ्टर नेहरू। ऐसे में उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता कुमारस्वामी कामराज नाडार, जी हाँ, यह वही कामराज नाडार थे जिन्होंने इस देश में मिड डे मील, मध्याह्न भोजन की शुरुआत करी थी। एक मानक स्थापित किया था उन्होंने तत्कालीन मद्रास के मुख्यमंत्री के रूप में। ऐसे में कामराज ने यह निर्णय लिया, ज्ञात हो कि भारतीय सनातन परंपरा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहावसान के बाद
माना गया कि देहावसान से लेकर 13 दिन का जो समय होता है उसके अंतर्गत शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है। ऐसे में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार भारत के इतिहास में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा को शपथ दिलाई जाती है। और यह बड़ा संयोग है कि इतिहास खुद को दोहराता है। जब 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी के देहावसान के उपरांत भी 13 दिनों के लिए एक बार पुनः गुलजारी लाल नंदा को भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो मैं जिक्र कर रहा था के कामराज के बारे में। के कामराज जी के साथ के पास यह सौभाग्य रहा या उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां रही कि उन्होंने दो किंग मेकर बनाए। अपितु यूं कहे कि एक बार वो किंग मेकर बने और दूसरी बार वो क्वीन मेकर बने। जब उन्होंने शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया और दूसरी बार उन्होंने इंदिरा जी को प्रधानमंत्री का नामित किया था। जब उनसे पूछा गया कि आप तो प्रधानमंत्री बनाने वाले लोग हैं, आप खुद प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनते हैं कामराज ने बड़ी स्पष्टता से कही थी, नो इंग्लिश नो हिंदी, हाउ कैन आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ना मुझे ढंग से अंग्रेजी आती है ना ढंग की हिंदी आती है, मैं कैसे भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। ऐसे में के कामराज के नेतृत्व में उस समय की कांग्रेस संसदीय दल ने सुनिश्चित किया कि शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री के बनने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी वह था इस राष्ट्र में फूड क्राइसिस, अनाज की कमी हो गई थी, अकाल की स्थिति हो गई थी पैदा। ऐसे में शास्त्री जी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और उस हरित क्रांति के लाने में उस समय के अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के विद्वान नॉर्मन बोरलॉग, भारत के महान कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन, तत्कालीन कृषि मंत्री सुब्रमण्यम, वाई.बी. गौर जैसे तमाम लोगों ने भारत जो कि अपने खाद्यान्न के अभाव में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अनाज के लिए एक समझौता किए हुआ था, उस समझौते का नाम था पब्लिक लॉ 480, PL 480, PL 480। इसके माध्यम से अमेरिका हमें गेहूं देता था खाने के लिए। लेकिन स्थिति तब बिगड़ी जब वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बेसन जॉनसन LBJ की सरकार ने हमें 2म दर्जे का अनाज देना शुरू कर दिया। कहते तो यह है कि जो अनाज उनके यहाँ पशुओं को दी जाती थी। ऐसे में भारत माता के महान संतान लाल बहादुर शास्त्री के अस्तित्व को चुनौती मिली और उन्होंने नारा दिया, लाल किले के प्राचीर से नारा दिया, जय जवान जय किसान। जय जवान की भी अपनी कहानी है, उस पर चर्चा करेंगे। बहरहाल इस देश में जब खाद्य का संकट था तो शास्त्री जी ने देशवासियों से अपील की थी कि मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूं कि वे अपने एक शाम का खाना, सप्ताह में एक शाम का खाना छोड़ दें। उनकी इस आह्वान में विद्युत की तरह रफ्तार थी और शास्त्री जी के इकबाल का सम्मान करते हुए इस देश के लोगों ने सोमवार के शाम में भोजन त्याग दिया। कहते तो यह है कि महिलाएं अपने घर में चूल्हे नहीं फूंकती थी और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि उस समय तमाम भोजनालयों ने भी उस समय शास्त्री जी के कार्यकाल में सोमवार के शाम में अपने अपने रेस्टोरेंट, भोजनालय, ढाबा बंद कर दिया था। यह था इकबाल जिसके बुनियाद पे आज हम भारत को खाद्य के मामले में शक्ति संपन्न बनाने में सफल रहे हैं। यह शास्त्री जी का ही प्रयास था कि FCI के माध्यम से, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से देश में जगह जगह खाद्यान्न के गोदाम, वेयर हाउसेस बनाकर यह निश्चित किया गया कि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से इस देश के अंतिम आदमी को, जी हाँ, जिस अंतिम व्यक्ति की बात गांधी किया करते थे, उस अंतिम आदमी तक भोजन पहुंच सके। बड़ा संयोग है कि जब नॉर्मन बोरलॉग को ग्रीन रिवॉल्यूशन की सफलता के बाद जब नोबेल शांति पुरस्कार से नामित किया गया
तो दुनिया को आश्चर्य हुआ था कि एक फूड साइंटिस्ट को शांति का नोबेल कैसे दिया जा सकता है। नोबेल कमेटी ने कहा कि इन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक थाली में अनाज मिले और अनाज खाने के बाद संतुष्टि मिलती है और उस संतुष्टि से शांति मिलती है। इसीलिए नोबेल शांति पुरस्कार का नॉर्मन सी बोरलॉग से बड़ा हकदार कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक इसी तरह इस देश में दुग्ध मिल्क का उत्पादन बहुत कम था। हमारे नैनीहाल माल न्यूट्रिशन के शिकार थे। ऐसे में शास्त्री जी ने एश्योर किया कि अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के माध्यम से उस समय के खाद्य वैज्ञानिक बीज कुरियन के अध्यक्षता में मिल्क रिवॉल्यूशन की शुरुआत की जाए और वह रिवॉल्यूशन इतना फलदायी हुआ कि वर्गीज कुरियन और मिल्क रिवॉल्यूशन इस देश के पर्याय हो गए। उन्हीं की श्रद्धांजलि में, उन्हीं की याद में वर्गीज कुरियन के जन्म जयंती के अवसर पे प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। बड़ा संयोग है, यह वही 26 नवंबर है जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और हम उस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। बहरहाल शास्त्री जी के जीवन की सबसे महान चुनौतियों में से एक थी 23 दिनों तक चले भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध। उसी युद्ध के परिदृश्य में 15 अगस्त 1965 को भारत माता के महान सपूत शास्त्री जी ने लाल किले से आह्वान किया था, हम शांति के पुजारी हैं, हमारा विश्वास सद्भाव समरूपता में है, लेकिन जब कोई हमारे अस्तित्व को चुनौती देगा तब उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया सकता है। हम हथियारों का जवाब हथियारों से देंगे। और यहाँ मैं एक तथ्य जोड़ना चाहूँगा, वर्ष 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा शास्त्री जी की स्मारक में जनपथ पे एक मेमोरियल बनाया गया है, दर्शनीय है। वो शास्त्री जी के आह्वान का क्या असर था कि हमने पाकिस्तान के ऐतिहासिक शहर लाहौर तक हम पहुंच चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि क्रांति के बीच ही क्रांति के असफलता के भी प्रमाणित होते हैं। जिस शास्त्री जी ने 23 सितंबर 1965 को भारतवर्ष को दुनिया के मानचित्र पर पाकिस्तान को हराकर एक सलाका पुरुष और भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र बनाने का दायित्व दिया था, कालांतर में कहते हैं कि युद्ध मैदान पे जीते जाते हैं लेकिन कागज पे समझौता किया जाता है। ऐसे में उस समय सोवियत गणराज्य के राष्ट्रपति ब्रेजनेव की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि प्रस्ताव लाया जाता है। उस समय सोवियत गणराज्य के राष्ट्रपति ब्रेजनेव के आमंत्रण पे भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी एवं पाकिस्तान के सैनिक शासक अयूब खां को ताशकंद आमंत्रित किया जाता है। ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है। दरअसल 1990 और 91 में जब यूएसएसआर का पुनर्गठन हुआ था उस समय 13 अलग अलग राष्ट्र यूएसएसआर से बाहर आ गए थे, उसी में से एक उज्बेकिस्तान है। बहरहाल उज्बेकिस्तान में संधि प्रस्ताव पे बातचीत होती है और कहा जाता है कि उसी संधि प्रस्ताव के अवसर पे उसी संध्या में 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी को हृदयाघात आती है और भारतवर्ष के इस महान सपूत का देहावसान हो जाता है। आज भी लोग कहते हैं कि शास्त्री जी का जाना एक रहस्यमयी चुनौती है, लेकिन कहते हैं ना शेर शायर और सपूत जो होते हैं वह अपना रास्ता खुद तैयार करते हैं। जो शास्त्री जी जिनके नाम पे इस देश में प्रत्येक सोमवार के शाम को शास्त्री व्रत मनाया जाने लगा था वह शास्त्री काल कबलित हो चुके थे, लेकिन इतिहास के मानस पटल पे उन्होंने भारतवर्ष के गांधी के स्वरूप को साक्षात रूप से प्रकट करते हुए भारत की महानता को लहराने का काम किया था। शास्त्री जी अव्वल दर्जे के स्कॉलर भी थे, विद्वान भी थे। आपकी पढ़ाई बनारस के हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में हुई थी।
शास्त्री जी के साथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने अपने ज़माने की मशहूर वैज्ञानिक मैडम क्यूरी के जीवन का हिंदी अनुवाद किया था। शास्त्री जी की पत्नी ललिता जी के बारे में लिखते हुए कुलदीप नैयर, जो शास्त्री जी के प्रेस सलाहकार थे, उन्होंने ललिता के आंसू नाम से एक किताब लिखी है और उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे शास्त्री जी जो अपने ज़माने में पैसे के अभाव में गंगा नदी को पार करके, गंगा नदी को तैर के पार करते थे, माथे पे किताब रखते थे, उस शास्त्री, छोटे कद के शास्त्री ने भारत को कितना बड़ा कीर्तिमान स्थापित करके बनाया। इस रायसीना हिल्स के धरोहर को शास्त्री ने चरितार्थ करने का काम किया था। अंतिम शब्द के रूप में कहना चाहूँगा, शास्त्री जी के देहावसान के बाद उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बेसन जॉनसन ने कहा था कि शास्त्री जी के जाने के बाद दुनिया नाटी हो गई है। ज्ञात हो कि शास्त्री कद में नाटे थे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का यह बयान कि शास्त्री जी के जाने के बाद दुनिया नाटी हो गई है, यह इस बात का इस्तकबाल था कि शास्त्री जी का कद कितना बड़ा था। उनकी शव को उस समय का पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने भी कंधा दिया था। जी हाँ, ऐसे में भारतवर्ष अपने इस महान सपूत का ऋणी है, कर्जदार है। हम ऐसे भारतवर्ष की वीर सपूतों का नंदन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।